ask you how are you feeling now. Yeah, I understand spinal injury and it takes time, and you also need rest. I mean, that will be the best medicine I think you must have. Yeah. So we'll start now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, dear and respected all the scholars, most welcome for this our new session. And just give me 1 minute. I will start the presentation. Can you see these slides? Slide ठीक से दिखाई दे रहा है? Yes, absolutely. Yes, okay, thank you. So our today's session is about digitization and digital network, digital archives and digital record management. Okay, so the thing which you can see in front of you now, ये आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है, ये क्या है? या आप और हम जो बैठे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि एक अलग सी दुनिया है ये, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, जो भी शब्द आप इसके लिए यूज करेंगे, मगर इसका प्रोसेस जो है उसको कभी समझना आवश्यक होता है। तो ये आपके सामने जो दिखाई जो दे रहा है कि ऑनलाइन, सो ऑनलाइन माने क्या है? सो डिजिटल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सो ये वर्ड जो है इसका मीनिंग समझे। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग डे हमारे सामने आता है, 9 जून इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। तो ये एक ऐसा दिन था मेरी जिंदगी में 2012 में, जिस समय मैंने आर्काइव्स और डिजिटल आर्काइव्स की दुनिया के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया था 2012 में। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डे के बारे में आपको बताया था, शायद आपको याद होगा वो कौन सा दिन है। अगर आपको याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डे के बारे में बताया था। सो 9 जून एज इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। ओके, सो 18 में इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ओके, सो आर्काइव्स एंड डिजिटल स्ट्रेटजीज की थोड़ी सी बात करते हैं। We know that archives have a long history, so it's around from 3rd century BC. जब हम सीरिया और उसकी बात करते हैं और बैक में हम चले जाते हैं, फर्स्ट सेशन वाज अबाउट दैट, so we know about these all things. But nowadays, after these hundreds of centuries, so archives today need to create a sustainable future. This means taking care of their core assets and collections, but also ensuring the archive continue to be relevant and valuable to future generations. The same thing which happened with the libraries and the museums and other public institutions too. But for the archives, it's most important, because nowadays when we entered any archives, we just see there on the state level it is okay, quite okay. State level and national level it is a little bit okay, okay. But on the district levels or the local levels, it's till today it's an worst situation. Few of them only. We can say that around 10 to 15 archives are there, which are working with these new generations and with the new technologies. So these technologies therefore has a vital role to play in reaching the connected consumer and researcher. These both things are most important. Why we are there? These all institutions, archives or museums or the libraries, why we are there? For to give the services. हम सेवा देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। So सेवा जो देनी है, तो if you want to service for others, then you need to reach up to as much as more and more people. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर तक पहुंचना, क्वालिटेटिव सर्विसेज देना, दिस इज व्हाट आवर प्राइम ड्यूटी। सो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, कंज्यूमर एंड रिसर्चर। अभी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कंज्यूमर शब्द जब बोलता हूँ, आज की तारीख में हमारा मार्केट भी ऑनलाइन हो चुका है। ओके, सो जब पहले मुझे कोई समझ लीजिए कि अगर मुझे कोई आज की न्यू जनरेशन की परिभाषा में बोलता हूँ,
कि अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदना है तो मुझे उसके लिए 2 किलोमीटर पर किसी शोरूम में जाना होता है या 10 किलोमीटर के किसी शोरूम में जाना होता था, बट नाउ अडेज इट्स नो नीड। आप सिर्फ मोबाइल पे बैठे बैठे ऑनलाइन में 2 मिनट में ऑर्डर दे सकते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद गाड़ी आपके सामने आ सकती है। सो दिस इज व्हाट कंज्यूमर बेस्ड या कंज्यूमर फोकस्ड। अब जब मैं आर्काइव्स की बात करता हूं, इफ यू वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस यू नीड टू अर्न सम रेवेन्यू। कुछ ना कुछ आपके पास पैसा भी होना चाहिए। संग्रहालय की दुनिया में हम ये बात बार बार बोलते हैं, दो इट इज एन पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन बट टिल देन वी नीड एटलीस्ट सम रेवेन्यू। कुछ तो भी पैसा हमारे हाथ में चाहिए कि जिससे हम लोगों को अच्छी सेवा दे सके। एंड रिसर्चर, अभी ये एंड रिसर्चर व्हाई इट्स सेपरेटेड, बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो सकता है कुछ बार some students or the some researcher they have no money for to pay you, okay? जैसे समझ लीजिए कि मैं किसी लाइब्रेरी में जाकर के अच्छी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, if I want to read some good books in a library but I have no money with me for to be a member of that library। मगर लाइब्रेरियन अगर अच्छे हैं तो वो क्या करेंगे, he can give me the permission, yes you can sit here and you can read it। तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो। और थोड़ा और ज्यादा अच्छे रहे तो वो मेरा बैकग्राउंड, मेरा हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जान लेंगे और वो कहेंगे कि हाँ तुम रोज आकर के भी यहाँ बैठ के लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो। कुछ ज्यादा और पहचान होने के बाद में he can allow me for to take the book with me to my home। तो but when it will happen, जब लाइब्रेरी के जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास इसके अधिकार, उसके साथ साथ वो दे सकते हैं, इतना लाइबल उनको बनना है। सो फॉर टू बी लाइबल वी नीड सच टाइप ऑफ द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, ओके? सो बी क्लियर, हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा देने के लिए खुद को लाइबल बनना है। So cultural institutions like archives, libraries and museums can hold vast amounts of information, and according to Archives Association, there has been a tremendous effort over the last decade to make more cultural heritage data digitally available for everyone to access। ये पिछले दशक में हम देखते हैं, not only in 10 but we can say 2 decades, 2000 से लेकर के ये मुहिम बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू हुई और पिछले 2 दशकों में हम देखते हैं कि ये प्रयास बहुत अच्छे से हो रहे हैं। However, digitization can be a costly process। इसका कारण है, अगर मैं सिंपल अगर आपको ये कहूं कि एक दिन में कितना मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज होता है, कितना पेजेस डिजिटाइज हो सकता है, आप में से अगर किसी ने वर्क किया है तो कृपया खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हैव यू एनी आइडिया हाउ मेनी पेजेस वी कैन डिजिटाइज इन अ डे? कैन एनीवन से अबाउट इट? If you have the experience, if you have the knowledge about it, then please say on any type of the machine। ये बता सकता है कि एक दिन में कितना डिजिटाइजेशन हो सकता है? मैं ऑन एन एवरेज आपको एक अप्रोक्सीमेट ये बताता हूं कि हमारे पास एक साल, जो अभी एक टीम काम कर रही है श्रीनगर में, वहां के आर्काइव्स और इसमें डिजिटाइजेशन के लिए, तो एक साल में 530 बुक्स एंड यस, कुछ कहना चाहते हैं कोई? You want to say something or please unmute yourself। किसी की साउंड चालू है? I request to the co-host please mute them। Okay, so in 1 year 2 persons worked there, around 530 books and few of the manuscript, around 30-35 manuscript they digitized over there। 2 persons worked, 530 books, around 30 manuscripts they digitized। It's around 1,38,000 pages, but just I want to say that the cost is around 2 lakh rupees। Why? Because a person should need at least 10,000 rupees payment per month। So it means that for 550 books or 560 book and manuscript including both, for that we need around 2 lakh rupees। इस कॉस्ट को आप देख लीजिए। सो दिस इज लिटिल बिट कॉस्टली प्रोसेस। अब इसको समझिए थोड़ा, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। आफ्टर योर प्रैक्टिसेस यू कैन मेक इट मोर, यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट। आप जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्या चाहिए, किस तरह से हमें करना है, इस पूरे प्रोसेस को अगर प्रैक्टिकली करेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे।
But till then, because of lack of this knowledge, it is a costly process till today. So a report based on a survey of cultural heritage institutions shows they only intend to digitize 30% of their collections, and this is on national and international levels. Okay, due to cost, it's not till in state or the zonals. Even 30% of the respondents are in development still to come. Only 20% said their digital strategy is either not a priority or laying forgotten in a drawer. So लोगों की मेंटालिटी क्या है ये सर्वे से आप समझ लें. देन डिजिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने yesterday I was mentioned that if you have a book, if you have a manuscript or any type of the document or a map or a painting, then if it is in physical, then what will happen? One time only one person can use it. But after digitization, at a time millions of people can use the same manuscript or the same document or the same painting. So this is what we need to understood. This year, actually this year means it's actually 2 years back, is the 31st anniversary of the museums and the web conference. वेब कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल की दुनिया की हम बात कर रहे हैं. हैव यू एनी आइडिया ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड? इट्स कंप्लीटेड 60 इयर्स. मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, 60 इयर्स उसको कंप्लीट हो चुके. वेब कॉन्फ्रेंस के लिए 31st एट दैट टाइम, बट नाउ 33 इयर्स कंप्लीटेड. So the digitization for preservation proves. So why we need digitization? For the preservation of the content. The original artifact जो भी होंगे, जिससे कैसे हो सकते हैं, वो हमें knowledge होना है, उसके लिए हम उसको preserve करते हैं. So it proves to be an additional important platform for access and exhibition of documents and artifacts. So online और virtual की दुनिया को देखिए, जब आप उसको digitize करेंगे, तो जैसे आज मैं यहाँ पर बैठे बैठे गूगल कल्चरल प्लेटफॉर्म पर कई सारे म्यूजियम देख सकता हूँ. मैं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को देख सकता हूँ. फ्रेंच इंस्टीट्यूट पांडिचेरी के मैन्युस्क्रिप्ट्स को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ. आंध्र गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को मैं देख सकता हूँ. उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बुक्स को देख सकता हूँ. So what is it? It's not only the access, it's an exhibition too. So virtual exhibitions you can say, or digital exhibition. So museums are turning to categorize and continued preservation by adopting an online database. This requires significant investment and the reception of it still needs to determine. Here in our course, we will examine how 3 organizations are typing to continue. यहाँ मैंने जो 3 एग्जांपल आपको बताए, फर्स्ट इज एपीजीएमएल, जहां मैंने अपने लाइफ के वर्क की शुरुआत की, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी. Then I was studied in Usmania University also. Nowadays it's an excellent library. If you just search in Google, on left side you can see there library, and if you click it, then you will get there the online. Then you just click there, you just put there your subject, history or anything, then you will get the thousands of books over there. It's a very easy process. So GRF, Gandhi Research Foundation, up to now around more than 60 lakh pages digitized there, and 70,000 pages conservation preservation were completed. And additionally we can see archives.org for museums, CSUMBS, British Museum London, Hermitage Museum. Here are few examples only. For more than 2 decades, institutions, museums and organizations have been using digitization to preserve their most treasured artifacts. There are arguments that this process combined with easy access could replace or reduce the need for or the influence of museums. But what is your priority for the services? Okay, so however, as time has shown, museums, libraries and other public resources have never been ignored, and having their resources online will not damage them, but indeed help bring more awareness and use for people. So nowadays it's a most important thing. टर्मिनोलॉजी की जब बात करते हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन वर्सेस डिजिटाइजेशन फॉर प्रिजर्वेशन, सो ये दोनों बातें इंटरेस्टिंग है. So the latter term typically means the original document or artifact continues to exist and only is captured in digital media as another form of cataloging or exhibition. So what we will be concentrating on is
digitization for preservation, which creates valuable new digital products while the original is still accessible in other forms. मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बताना चाहूंगा, जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, एनी टाइप ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो उसको आप डिजिटाइज करते हैं। दो बातें याद रखिएगा, उसको हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए। जब भी आप ये काम करेंगे, बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है इन मेनी सच आर्काइव्स, जो वर्क होता है डिजिटाइजेशन करते समय में कितना डीपीआई रहना है। सो कहते हैं मिनिमम 300 डीपीआई रहना है, बट माय ओन एक्सपीरियंस मिनिमम 600 डीपीआई रहना है रेजोल्यूशन। और उसका जो पिक्सल जिसके हम बात करते हैं, तो द इमेज शुड बी मिनिमम 1 MB, 1 MB मिनिमम उसका होना है। अब जब A4 साइज का एक पेज होगा तो 100 KB में भी अगर होगा तो कहते हैं कि सफिशिएंट हो जाएगा। बट अगर फ्यूचर में कभी आप उसको बड़े पर्दे पर अगर कहीं दिखाना चाहते हैं या उसको कोई बैनर में आप प्रिंट करना चाहते हैं, देन दैट टाइम इट विल बी प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट 1 MB जो भी इमेज होगा डिजिटाइजेशन करते समय में, वो 1 MB का होना चाहिए। इफ फाइल बनाइए या जो भी आप उसको कीजिए, जो भी फॉर्मेट आप यूज करेंगे। सो अराउंड मिनिमम 600, अगर 1200 DPI होता है it will be too good. So please note this, okay? 1200 DPI and 1 MB at least. फोटोग्राफ भी जब आप लेते हैं मोबाइल में, तो आप देखते हैं कि मिनिमम 1 MB का फोटो अगर हो तो उसको जूम करने के बाद में वो अच्छा क्लियर हमें दिखाई देता है। बट नाउअडेज सैमसंग J7 Pro जैसे जो कुछ मोबाइल्स है, तो उसमें एक इमेज जो है वो मिनिमम 4 to 5 MB भी हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 8 to 9 MB। इससे भी बेहतर मोबाइल्स आए होंगे, बट मैंने यूज नहीं किए हैं, मुझे नहीं पता। So I have no any idea about the other mobiles, but in Samsung J7 Pro, there at least 4 to 5 MB उसका इमेज जो है वो हम देख सकते हैं। So why we should need this? Because वीडियोस की भी जब बात करते हैं, so 1 minute वीडियो अराउंड 300 MB बेस्ट क्वालिटी में आज की तारीख में जो वीडियो कैप्चर करते हैं, so 1 minute वीडियो अराउंड 300 MB मिनिमम HD क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। सो इसमें YouTube में देखते हैं, वहां पर जो P एक वर्ड आता है। सो व्हाट इज द P? दैट इज द पिक्सेल्स। सो अभी हम यहाँ पर जो है MB के इसमें समझेंगे तो ठीक होगा। आपका मोबाइल आप वीडियो शूट कीजिए, अगर वातावरण अच्छा है, लाइट अगर क्लियर है, तब उसके बाद में आप उसको चेक कीजिए। इफ इट इज मिनिमम 300 MB 1 मिनट, इट विल बी HD क्वालिटी। बड़े पर्दे पर भी आप उसको उतना ही क्लियर देख पाएंगे। लैपटॉप की स्क्रीन की और कंप्यूटर की स्क्रीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो HD क्वालिटी उसको हम बोलते हैं। ये अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह अगर बना चुके होंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो सकता है। सो इसके पहले हमने एक कोंडावीडू फोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का, उसका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था। उस समय हमने ये शुरुआत की, उसके बाद तो कई सारे बनाए। तो व्हेन एक 10 मिनट का अच्छा सा वीडियो जब आप बनाते हैं 10 मिनट का, तो 1 GB तक भी वो जा सकता है। सो ये क्लियरिटी आवश्यक है, क्योंकि जब आप किसी पेपर का प्रिंट निकालते हो अध्ययन करने के लिए, ओल्ड बुक्स और ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को आप डिजिटाइज करते हो, इफ इट इज इन स्मॉल साइज, इफ इट इज अ palm leaf manuscript, then you will get the idea. After digitization, if you want to take the print, if it will be clear for the reading, it should be readable. वो क्लियर होना चाहिए। जो भी अगर कोई अगर स्केच है, कुछ पेंटिंग है, कोई मैप है, तो वो विजिबल होना चाहिए प्रॉपर्ली। सो वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग्स, ओके? So the goal for the institution discussed below is to allow audience, artists and historians easier access to human history and to preserve the works long term. So जो knowledge है ना, वो preserve होना ज्यादा आवश्यक है, इसको हमें याद रखना है। So regardless of the fact that technologies will continue to evolve rapidly, even by a mixture of commercial imperative, ये बात को हम इससे समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले हम लोग हाथ में कोडैक का कैमरा लेकर घूमते थे। अब कुछ साल के बाद जो डिजिटल कैमरा आ गया, छोटा सा कैमरा आ गया था, सोनी और उसका छोटा सा एक कैमरा लेकर हम हाथ में घूमते थे। उसके बाद निकॉन D90 SSLR कैमरा वगैरह आ गए। बट मोबाइल जब आ गए अच्छे क्वालिटी के, जिसका मिनिमम 8 मेगापिक्सल से लेकर के अभी तो 148 मेगापिक्सल तक के भी मोबाइल में कैमरा है, तो जब ये आ गया तो कैमरा लेकर के घूमना बंद कर दिए। तो टेक्नोलॉजीज रैपिडली वो चेंजेस हो रहे हैं। सो हमको उस टेक्नोलॉजीज को यूज करना जो है
वो पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरे हाथ में रिमोट होता है मगर मुझे पता नहीं होता है कि रिमोट कैसे चलाना है, बिकॉज इन माय हाउस देयर इज नो एनी टीवी, और घर में मेरे पास टीवी नहीं है और मैं जहाँ रहता हूँ वहां भी कोई टीवी नहीं है। तो मुझे रिमोट कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में कुछ पता नहीं। कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, इसके बारे में ये पता है, बट आई हैव नो एनी आइडिया अबाउट द टीवी, बिकॉज मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। जिस समय नॉब होता था बचपन में, जब घर में टीवी था उस समय हम यूज करते थे, मगर अब टीवी नहीं है तो रिमोट को कैसे ये करना है। मगर नई जनरेशन जो है उनको तो पूरा नॉलेज है, सो लाइक दैट, व्हाई? बिकॉज दे हैव सम क्यूरियोसिटीज, उनके पास क्यूरियोसिटी है, एंड बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी दे ट्राई टू लर्न इट, एंड आफ्टर लर्न दे बिकम द एक्सपर्ट्स। सो हमारे पास वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आर्काइव्स और इसमें जो भी हम कोई वर्क करते हैं। सो हियर despite the museums or the archives will generally maturing approach to leveraging digital technology and the experiences it affords, issues around organizational culture, working process, and staff empowerment remain, leaving some organizations unprepared to respond to current opportunities and plan for emerging ones. Before few days, in last month only, Department of Science and Technology announced one project. So in that heritage science, so in that the applications, the projects, the proposals which submitted by the different institutions, when I went through that, मैंने उसमें ये देखा कि जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि सिस्टम कैसे हम यूज करना है, या फिर जो इमेजेस है उसको हम बाद में क्लियर कैसे करना है, या हैशडी क्या है पता नहीं है। सो उन लोगों ने जो लिखा है, उनका जो भी वहां पे ड्राफ्ट बना है वो बहुत गलत हो चुके हैं। सो हमें धीरे धीरे हमारे यहाँ पर प्रैक्टिसेस के बाद, हमारे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद, कई बार ऐसा होता है मुझे नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को नॉलेज ना लेने दूं। अगर मेरे आर्काइव्स में कोई स्टाफ है तो मैं उनको ट्रेनिंग लेने के लिए भेज सकता हूँ। नेशनल आर्काइव्स कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो नेशनल आर्काइव्स में जाकर 6 महीने का 1 साल का कोर्स कर सकते हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं, and then afterwards you can work in other archives too, and then you will get the knowledge. So here you should, archives still lack needed technical and non-technical infrastructure, इसकी बात है, and then the practice and process, so which requires this concentrated effort around research and visitors understanding, but unfortunately many museums, मैंने यहाँ museum word use किया है, but you need to thought about the archives too. So still published content based more or availability rather than audience needs or identified interest. तो ये पर्टिकुलरली तब देखते हैं जब हमारे पास म्यूजियम में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी ऑडियो गाइड कोड जो होता है उसके द्वारा हम सुन सकते हैं, मगर ये अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में भी संग्रहालयों में। तो वो आर्काइव्स का वो म्यूजियम का वो जो डॉक्यूमेंट रखा है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, वो पढ़ेगा कौन? वहां पे जो है 2 लाइनों में उसका कुछ तो भी एक छोटा सा प्लेट लगाकर इंफॉर्मेशन दिया होता है, बट इफ देयर इज एन एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट, जैसे पुरंदर ट्रीटी है, अभी आपने राजस्थान आर्काइव्स म्यूजियम के बारे में, पुरंदर ट्रीटी है, हाउ यू एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज द पुरंदर ट्रीटी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? सो इफ you provide such devices over there, then what will happen? It will be useful for the visitors. Okay, then टेक्नोलॉजीज और टूल्स की जब बात करते हैं, सो हियर लाइक की एरियाज वेयर कलेक्टिंग इंक्लूडिंग वॉइस, ईमेल, कमेंट कार्ड्स, सोशल मीडिया फीडबैक एंड एम्प्लॉय इनसाइट्स ऑन दिस कस्टमर इश्यूज। अभी ये जो कस्टमर इश्यूज की जब बात आती है, पर्टिकुलरली कंपनीज में ये होता है, बट हमारे आर्काइव्स में ये बात नहीं होती है। जैसे आप कहते हैं कि रिमार्क लिखो, एक लास्ट में रिमार्क बुक रखा होता है, तो व्हाई शुड वी नीड टू राइट देयर नाउ? No need, because if you have a mobile with you, you just provide to them कि आप जो है आपका मोबाइल में चलते चलते 1 मिनट में आप रिकॉर्ड कर लो कि आपका संग्रहालय को इस डेट को हमने विजिट किया, टुडे वी विजिटेड सच एंड सच म्यूजियम, एंड आपको क्या लगा उसके बारे में आप जो है वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं 1 मिनट में। सो ये फैसिलिटीज कब आएंगे? टिल टुडे देयर इज नो एनी सच फैसिलिटी अवेलेबल इन एनी म्यूजियम और एनी आर्काइव in India. If there is an, please show me. अगर कहीं पर है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, शायद मुझे कुछ जानकारी नहीं हो मगर आप मुझे बता सकते हैं
कि रिमार्क लिखने आज भी लिखने के लिए बोलते हैं। क्यों हम अपना मोबाइल में व्हाट्सएप में हम ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते, उस तरह से क्यों नहीं भेज सकते? ईमेल के द्वारा भी हम किसी को रिमार्क लिख के भेज सकते हैं। मेनी टाइम्स व्हेन आई वाज विजिटेड द म्यूजियम्स, देन द अथॉरिटीज और द एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर कृपया रिमार्क लिखिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपना जो लेटर हेड है उसके ऊपर मैं इसके बारे में आपको जो है लिख के ईमेल करूंगा, क्योंकि आपके पास वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी रहेगा। दूसरी बात मेरे पास भी रहेगा ना, क्योंकि आपके यहाँ पर लिखने से मेरे पास होगा ऐसा ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल कभी कभी अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। वो जहाँ हमारा टिकट काउंटर होता है वहीं पर मोबाइल जमा करना होता है। तो मैंने वहां जो लिखा था मेरा रिमार्क, हो सकता है कि मेरी भावनाएं वहां पे बहुत एक्सप्रेशन फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा तीव्रतम या गहराई से ये हो, और मैंने कुछ बहुत अच्छा लिखा हो और जो मेरे लिए भी बाद में यूजफुल हो सकता हो, तो मैं अपने पास कैसे रखूंगा? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं ईमेल कर सकता हूँ, बाहर आने के बाद मेरा मोबाइल से, लैपटॉप से, या घर जाने के बाद भी लैपटॉप से मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ। कमेंट कार्ड्स, ऐसे कुछ कार्ड भी वहां रख सकते हैं क्या? जैसे हमारे यहाँ पर कल हमने देखा था कैटलॉग कार्ड्स होते हैं। सो कैन वी यूज सच टाइप ऑफ द कमेंट कार्ड्स, कि वहां पर आप लिखिए कि नेम एंड नीचे रिमार्क बुक में होता है, बट कमेंट कार्ड, वो कमेंट कार्ड चाहे तो बाद में मैं पोस्ट में पैकेट में डाल करके आपको बाय पोस्ट भी भेज सकता हूँ। अभी ये जमाना तो बहुत चला गया, बट एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भी फीडबैक मिलता है। जैसे हमेशा हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं तो कुछ फोटोग्राफ और ये डाल के आप रिमार्क लिख के भेजते हैं, बट टैग देयर। सोशल मीडिया में क्या होता है, फेसबुक में टैग करते हैं उस म्यूजियम को। तो दिस इज व्हाट फीडबैक फॉर द म्यूजियम, कि क्या लगा उनको संग्रहालय के बारे में, एंड एम्प्लॉइज इनसाइट्स ऑन दिस इशू। तो ये हमको सोचना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन म्यूजियम्स टू कनेक्ट separate channels from membership to retail to ticketing is still in relatively early days. Nowadays, the systems which used in UK and USA, but till not used such type of any CRM software in our archives and museums. Okay, so we can use it. So here you can see this type of the machines which used for nowadays for the digitization. Scanner पर scanning करने का जमाना अभी चला गया. Very sorry to say that. But if there is an paper in good condition, then you can scan with the using of your normal or general scanner. But if there is an old manuscript or the old book or any rare document, then you should need to use such type of the instruments. Okay. So यहाँ पर ये सामने जो स्क्रीन दिखा है, जो लाइट अरेंजमेंट्स वगैरह यहाँ पर की हुई है, सो इससे आपको सामने दिखाई देता है। एक्चुअली यहाँ पर कैमरा यूज किया जाता है। इसमें आप आपका ये SSLR कैमरा वगैरह जो उसको भी यूज कर सकते हैं। हियर दिस इज एन वन बेस्ट टेक्निक, बुकाई 4। मैंने इसका बहुत ज्यादा यूज किया है। आई वाज यूज्ड दिस फॉर अराउंड 3 years because me and my team we worked 1.5 years in National Archives Delhi and we digitized 3 lakh pages there. 3 लाख दस्तावेज डिजिटाइज जब हमने किए थे तो हमने बुकाई 4 का यूज किया था। अभी बुकाई 5 भी आ गया है। उस समय में हमने ये अलग अलग मशीन्स अप टू 17 लाख रुपीस तक के मशीन्स हमने लिए थे। उसके अलग अलग जो फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल है उसके अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज अ ओल्ड बुक, जस्ट पुट अ ग्लास अपॉन इट। एक क्योंकि क्या होता है कि हम किताब को हाथ से नहीं पकड़ सकते, तो उसके ऊपर एक कांच रख सकते हैं और आप सामने देख सकते हैं ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तो फ्लैट बेड है, यहाँ फ्लैट बेड ना होने के बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज एन वेरी क्लियर इमेज। सो सच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजीज आर देयर एंड सम मशीन्स। यहाँ पर कुछ ये आवश्यकता ही नहीं है कि इसी तरह से करे। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर यहाँ रखा है और इस तरफ में आपका पीसी या लैपटॉप जो होता है उसको भी आप कॉर्ड कनेक्ट करके देख सकते हैं। और ऑटो क्रॉपिंग होता है इन सम मशीन्स, इन सॉफ्टवेयर उनके साथ जो मिलता है यहाँ आप देख सकते हैं ऑटो क्रॉप हो सकता है। So such type of the technology is now used over there. So what is this process? So first the material which is incoming. So वो आता है, उसके बाद हमारी जो आर्काइव्स की इंटरनल पॉलिसी है वो तय करती है। Here it is AI policy. AI policy means archives internal policy. Okay. So material subject to an access to information request
and declassified in accordance with the archives internal policy. Then materials are reviewed and documentation created detailing their physical condition. कंडीशन असेसमेंट होगा, जैसे कल भी हमने बात की थी, बॉक्सेस आ गए, कोई किसी ने डोनेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली वो डिस्प्ले में लेके जाना चाहिए. वी शुड नीड टू बाइफरगेट इट, सेपरेट इट, और उसको देखिए कि वो क्लीन है या नहीं है, क्लीनिंग करने की आवश्यकता है. इफ इट्स नीड टू क्लीन, देन फर्स्ट डू इट, देन you can take the decision. Either it will go to your laboratory for the conservation preservation process, or for the digitization, or for the storage, or for the display. So ये बाद में आप तय कर सकते हैं. Once it goes to the scanning, digitization, scanning, materials are digitized by manual scanning. Okay, so TIFF images are generated from this process. This is an ideal practice. So JPG, JPEG भी कर सकते हैं, and combined into PDF format. Why should we need to save in PDF format? Because it will be very useful. क्योंकि हमारे पास जब हम इमेज में अगर सेव करते रहेंगे तो समटाइम्स इमेजेस, जैसे मैंने कहा कि वो 5 MB का भी हो, 1 MB का भी हो सकता है, वो 100 MB का भी हो सकता है. आजकल जो हमारे पास जो मशीन्स है उसके द्वारा तो एक इमेज 150 MB तक भी आता है. तो इमेजेस को हम सेव करते रहेंगे तो एक दिन हमारा पूरा जो सर्वर होगा वो पूरा स्पेस खत्म हो जाएगा हमारे पास का, तो प्रॉब्लम आ सकता है. तो यू शुड नीड टू सेव इट इन PDF फाइल्स, मगर उसका क्वालिटी वगैरह पहले पूरा चेक करना होगा. PDF images are cropped and edited. Any missing or partial scans are rescanned and PDFs appended. So quality क्या है उसको clear करना है. Then rendering. So PDFs are sent to rendering, metadata update and publishing. PDFs return with URLs and are sent to storage. इसी समय में आपको जो है आप उसको OCR वगैरह जो भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं. अगर कहीं पर पेजेस वगैरह आपके क्लियर नहीं है, क्लैरिटी वगैरह नहीं है, वो सारा प्रोसेस आप यहाँ कर सकते हैं. तो एक बार सॉरी इन लास्ट डिकेड ये सब मैनुअल होता था, यानी एक के बाद एक दूसरे लोग काम करते थे, मगर अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, डिजिटाइज करने के बाद ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो सकती है. सो अभी अगर आप यूनेस्को का जो डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अगर गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी. आफ्टर दिस प्रोसेस आउटगोइंग. सो अभी आप इसको किस लिए आप किस पर आर्काइव्स बिजनेस सिस्टम एंड surfaced on the archives holdings and projects and operation side. You want to store it, you want to provide it on your website, or you want to put it in your server. क्या करना है आपका, उसका वो आपका डिसीजन जो होगा उसके अनुसार उसका आउटगोइंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. In this world nowadays, particularly in engineering architecture field में बड़े बड़े बिल्डिंग स्कैन हो रहे हैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेजर 3D वगैरह जो है, और इसके लिए कोई बहुत लैडर स्कैनर जो है वो यूज कर रहे हैं, लैडर मशीन्स यूज कर रहे हैं. तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का यहाँ पर वो लोग जो है 3D व्यू डिजिटाइजेशन कर रहे हैं. एक तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा बिल्डिंग आपको बाहर से दिखाई देता है. तो ये काम हो रहे हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्डिंगों का रेप्लिका बनाने का भी काम कर सकते हैं, मॉडल्स बनाने का काम कर सकते हैं. यहाँ तक कि खदानों में जो है इस तरह से मशीन्स का यूज करके ये केव्स या खदान जो भी है वो कितनी लंबी फैली हुई है, कितना उसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब पता चलता है. ये सारा काम इन मशीनों के द्वारा हो रहा है. तो हम लोग आर्काइव्स में क्यों इसको यूज नहीं कर रहे हैं? इफ वंस यू स्टार्ट टू यूज इट, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? यू जस्ट सी ओवर हियर. डिजिटल एक बार डिजिटाइजेशन करने के बाद रिड्यूस लेबर कॉस्ट मींस व्हाट? ये ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री का एक सिस्टम यहाँ दिखाया है. बट जैसे हमने कहा कि एक बार आपने अगर किसी डॉक्यूमेंट को अगर डिजिटाइज कर दिया, लेट अस सपोज देयर आर 10 लाख हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन योर आर्काइव्स. एक बार आपका वो पूरा डिजिटाइजेशन हो गया. इफ एनीवन आस्क यू द डॉक्यूमेंट, देन व्हाट विल यू डू? अगर डिजिटाइज नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा आपको? जाकर के वहां जिस कपबोर्ड में है, जिस कमरे में है, ग्राउंड फ्लोर पे है या कहीं 5th फ्लोर पर है, वहां पर जाकर के वो ढूंढना पड़ेगा और फिर उसका क्या करना है, फोटोकॉपी लेना है, क्या करना है, ला करके देना पड़ेगा. बट डिजिटाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, और आपको शायद याद हो सकता है, नहीं हो सकता, आपके पास वो अवेलेबल है या नहीं वो भी पता नहीं होता है. डिजिटाइजेशन का फायदा यह है कि आप 1 मिनट में उसको तुरंत वहां सर्च करते हैं.
आपको ही नहीं बल्कि जो यूजर है वो सर्च कर सकता है। सो रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, यहाँ जो है ये सारा काम जो आपको करना था वो 1 सेकंड में, इन फ्यू सेकंड्स ये काम आसानी से हो सकता है। ह्यूमन एरर्स, गलती हो सकती है, मैं डॉक्यूमेंट लाने के लिए गया, कोई मैन्युस्क्रिप्ट लाने के लिए गया, मेरे हाथ से गिर गया, या उसका यूजर जो है उसको निकालते समय में वो उसको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है, वो फट गया, कुछ खराब हो गया, फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो ह्यूमन एरर जो है वो यहाँ रिड्यूस हो सकते हैं। इजियर टू चेंज साइज, पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम तब आता है जब कुछ ऐसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं या किताबें भी, जो बूढ़े लोग जो होते हैं या जिनका आईसाइट प्रॉब्लम होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या करेंगे फिर उस समय हम उनको तो जो एनलार्ज फोटोकॉपी जहां होता है वहां से आपको लाकर देना होगा। अगर डिजिटाइजेशन है तो उसको आप स्क्रीन पर जो है बड़ा कर सकते हैं, या प्रिंट लेते समय ही आप उसको जो है उसका साइज बड़ा करके आप उसको प्रिंट ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं। तो इट इज इजियर टू चेंज द साइज। इम्प्रूव्ड डाटा, इट्स नॉट ओनली फॉर द रीडिंग, मैंने जैसे कहा था मैप्स के लिए, पेंटिंग्स के लिए अध्ययन करना है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड डाटा, अभी इम्प्रूव्ड डाटा क्या है कि डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन हेल्प कंपनीज की यहाँ बात करते हैं। कुछ अगर कहीं गलतियां हैं तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पर हम आर्काइव्स में कैसे देख सकते हैं, समझ लीजिए कोई पेंटिंग है और उसको अगर रिस्टोर करना है, अभी जनरली आजकल आर्किटेक्चरल फील्ड में हमारे यहाँ पर हम्पी वगैरह प्रोजेक्ट में आप देखते हैं तो वहां कोई टेम्पल उसका गोपुरम अगर गिर गया है तो डिजिटल रिस्टोरेशन में क्या करते हैं, वो गोपुरम कैसा था वो देख सकते हैं, उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो लाइक दैट इन द रिस्टोरेशन वर्क ऑफ द एनी सच टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इफ इट इज एन पेंटिंग एग्जाम्पल, अगर कुछ पेंटिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ पार्ट अगर खराब हो गया, नहीं दिखाई देता है, वो कैसे हो सकता है, सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको डिजिटल रिस्टोरेशन कर सकते हैं। मिस्टर प्रसाद पवार हैड डन अ ग्रेट वर्क अबाउट अजंता पेंटिंग्स विद यूजिंग सच टेक्निक्स। देन टाइम टू फोकस ऑन अदर एफर्ट्स, बाकी काम के लिए भी हम अपना समय दे सकते हैं। इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, इंटीग्रेशन। सो मुझे क्षमा करना, इसमें ज्यादा ये नहीं करना है। नाउ द डिजिटल नेटवर्क, जब आप ये काम करते चलेंगे और लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशंस इसमें आपके साथ काम करेंगे तो क्या होगा कि ये रिसर्चर्स के लिए और जो भी यूजर्स है उसके उनके लिए यूजफुल हो सकेगा। सो यू कैन सर्च इन गूगल सच टाइप ऑफ द आर्काइव्स नेटवर्क्स आर देयर। मुझे पता नहीं भारत में ऐसा कोई आर्काइव्स का नेटवर्क मैंने नहीं देखा है, वेरी सॉरी। मैं हमेशा अपने देश की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि अपने देश में ये शुरू होना चाहिए। माई इंटेंशन इज we need to start such type of the services for our users, for the researchers. For that purpose I just mentioned this, okay? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में सब कुछ गलत है या सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं है, बट कुछ आइडियाज है कि जिसको हम देख के कुछ और अच्छा कर सकते हैं। So here if you just search in Google this LGBTQ religious archives network, then here is the land transport archives network, EAN international ecology archives network, you will get wonderful information. And yesterday also I mentioned about this international council on archives. So ये क्या है, ये आर्काइव्स के नेटवर्क है। सो इट इज एन डिजिटल नेटवर्क, ओके? सो अलग अलग ऐसे काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने अपने यूआरएल, अपने जो वेबसाइट्स बनाए हैं, मैंने कुछ थोड़ा सा उनकी लिस्ट यहाँ पर बनाई है, ओके? और यहाँ पर दिया है उनके कितने बुक्स है जिनका मैंने कंप्लीट ये किया, कितना बुक्स अवेलेबल है, कितना मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, क्या सब्जेक्ट्स है, थोड़ा सा उधर इधर सब्जेक्ट्स के बारे में किया है। एंड लास्टली आप देख सकते हैं 70 लाख बुक्स, 40,000 थीसिस, 2 लाख आर्टिकल्स एंड 2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो दिस इज एन जनरल, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, गलतियां हो सकती है, बट कहना यहाँ पर ये है कि आप डिजिटल नॉलेज नेटवर्क ये तब बना सकते हैं जब डिजिटल नेटवर्क की दुनिया में उतरेंगे, डिजिटाइजेशन और डिजिटल की दुनिया को समझेंगे और इसमें कार्य करने की शुरुआत करेंगे, तब आप इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, इन माय वन हार्ड डिस्क ओनली नाउ इन 4 TB हार्ड डिस्क, ओके, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अराउंड 80,000 बुक्स एंड 20,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, अराउंड 1 लाख बुक्स, पीडीएफ बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। सो ये मैं कैसे कर सका, इसी डिजिटल नॉलेज नेटवर्क की दुनिया का मैंने यूज किया। बट मेरा जो फील्ड है हेरिटेज फील्ड है, तो हेरिटेज से रिलेटेड ही मैंने काम किया है, क्योंकि अगर मैं बाकी विषयों का भी करता रहूंगा
तो हो सकता है कि मेरा काम कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना ज्यादा नॉलेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सो but here, levels of these digital skills and experience are still very unevenly spread across the sector, and sometimes this leads to technology-led projects that are possibly not appropriate to meet audience-focused or collections-led goals. पहले आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। हम कहते हैं ना कि लक्ष्य क्या है, उसको पहले निर्धारित कीजिए और तब इस डिजिटल की दुनिया में काम करना शुरू कीजिए, वरना क्या हो जाएगा कि आपको जाना कहीं है और आप जा कहीं रहे हैं। सो देयर इज आल्सो द मैटर ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग लॉज, इसको भी ध्यान देना होगा। लास्ट में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, which can be complicated. Expertise may not be as widely as available as it would be an ideal world. So involve new generations, which is more techno-savvy in your museums, day-to-day activities, museums or the archives or the libraries or any type of the institution. So here you can see archives as a business, new marketing approach and willingness to invest in IITs and digital world. So ये सारा एक चक्र है, इसको समझेंगे तो हम और ज्यादा उसको बेहतर बना पाएंगे। नाउ द डिजिटल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, हम ग्रंथालय बोलते हैं, बराबर है ना, मगर आजकल की दुनिया में हम ये वर्ड यूज करते हैं डिजिटालय। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड आर्काइवल सिस्टम, सो डिजिटालय। नॉलेज रिसोर्स सेंटर, केआरसी बोलते हैं ना, तो आजकल हम डीकेआरसी बोलते हैं, डिजिटल नॉलेज रिसोर्स सेंटर। सो ये अपना अपना टर्म है जो आप यूज करते हैं। सो डिजिटालय, सो ग्रंथालय जहां पर आपको हार्ड कॉपी बुक्स वगैरह मिलते हैं, मटेरियल मिलता है। डिजिटल की दुनिया में सब कुछ डिजिटल मिलेगा, सो इट इज डिजिटालय। ओके, सो व्हाट डू मोस्ट पीपल पिक्चर व्हेन दे इमेजिन एन आर्काइव? Probably a grand building with old precious documents like the National Archives and Records Administration वगैरह। Some people think of the movie National Treasure, आपने देखा होगा शायद, but not every archive holds centuries old documents. Some archives are for the preservation and access of our digital lives and collections. जैसे अभी हम कहते हैं हमारे पास में ओल्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, अभी मैं जिस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हूं, नॉट अ सिंगल, बट वी हैव सच अ ग्रेट डिजिटल आर्काइव। ओके, आईआईटीज की जब बात करते हैं, पर्टिकुलरली अभी हमारे साथ आईआईटी मद्रास से नसर है, सो बाकी भी जो आईआईटी मुंबई वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये शायद कम हो सकता है, मगर डिजिटल का कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। सो अभी जो हम archives.org साइट की बात करते हैं, ई गंगोत्री की बात करते हैं, सो उसमें आप देखते हैं उनके पास ई गंगोत्री, चेतन पांडे जी, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, बट द मिलियंस ऑफ द डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द बुक्स आर देयर। ओके, so the files used to create these exhibits need to be saved for later use and referenced by the exhibits office staff members. Digital archives can be a simple drive on your home computer that is regularly backup and organized to fit your preservation and access needs. Record management practices can ensure that records can be easily archived and accessed. सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, हमारे मोबाइल में ज्यादा फोटो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हमारे लैपटॉप में लेते हैं या हमारे कंप्यूटर में हम डाल देते हैं, और क्या करते हैं उसको फोल्डर बना लेते हैं, और बाद में क्या कर लेते हैं उसको, अगर कुछ उससे एल्बम बनाना होगा, कुछ प्रिंट्स लेने होंगे, तो उसके लिए फिर हम सेपरेट फोल्डर बना करके उसमें डाल करके उसको क्रॉपिंग वगैरह करना है। आप माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर या जो भी एडोबी डिजाइन वगैरह जो सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज करके आगे उसको ले जाते हैं, या फिर जो भी आपका वीडियोस वगैरह होता है तो उसको आप उसमें डाल करके उसके फोल्डर बना लेते हैं। इसको क्या कहेंगे, दिस सेम थिंग इज कॉल्ड एज द रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये छोटे से हम अपने एक मोबाइल के और अपने लैपटॉप के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट जब यही बड़े पैमाने पर आएगा, जो डिजिटाइजेशन किया हुआ डाटा होगा, जो कई जगहों से अपने लाया हुआ डाटा होगा, उसका क्या करेंगे? सो वन इट्स क्रिएट, देन यू यूज इट, आफ्टरवर्ड्स यू स्टोर इट। ओके, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर फ्यू डेज? कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई फाइल अगर मेरे कंप्यूटर में अगर रखी है, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई पीडीएफ फाइल, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद ऐसा हो सकता है कि वो मेरे लिए कोई काम की नहीं हो सकती। जैसे अगर समझ लीजिए कि मेरे कंप्यूटर में मैं किसी जगह पर हम विजिट के लिए गए थे और कहीं भोजन किया था, कहीं किए थे, 100 फोटोग्राफ्स निकाले थे, हम क्या करेंगे उसमें से 10 फोटोग्राफ अच्छे जो है रखेंगे, 90 फोटोग्राफ्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट जो 10 है उसको तो हम प्रिजर्व करेंगे ना।
So this is what the information life cycle. So create, use, store, destroy, preserve. अब यही बात आपको बड़े पैमाने पर समझनी है। ये सारा जो आप देख रहे हैं अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरह का डाटा आपके पास आता है। फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस यू शुड गेट different types of the data. So though it is an email or any PDF files, any audios, any videos like that, और आप खुद भी क्रिएट करते रहते हैं, जैसे आप खुद ईमेल लिखते हैं, स्कैन करते हैं, कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी बातें जब आपके कंप्यूटर से आप किसी सर्वर पर ले जाते हैं, जो भी आपका यानी छोटा सा अपना खुद का एक जो हमारा कंप्यूटर जो है पीसी, तो उसका जो उसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं, तो डाटा स्टोर करते समय भी हमने जैसे कहा कि आप क्लासिफाई करते हैं। पहले तो हमको क्लासिफाई करना है, फिर उसको जो है ये अगर ज्यादा बल्क डाटा है, अगर आपके पास कुछ इमेजेस वगैरह है, पीडीएफ फाइल्स है, अगर आप दूसरों के लिए सर्चेबल मोड में रखना है तो ओसीआर आपको उसको लगाना है। देन आप कोई भी उसको सर्च कर सकेगा। वर्कफ्लो आपको डिसाइड करना है, फिर अप्रूव्ड मिलेगा, फिर उसको आप आपका लाइन ऑफ बिजनेस जो है उसमें आप लगा सकते हैं। फिर चाहे आप उसको लोगों को यूज करने के लिए दे, लोगों को मेल करें, जो भी आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे। सो यहाँ एक सिंपल टेक्निक से हम इसको समझेंगे। जैसे हमारा किसी हॉस्पिटल को जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, फाइल देता है, बराबर है। तो अलग अलग फाइलें जमा हो सकती है। जैसे 2-3 दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने मुझे एक लंबा सा फाइल, सारे टैबलेट्स और ये वो सब लिख के दिया, फिर क्या क्या आपको चेकअप करना है उसका दिया। जहां जहां चेकअप करने के लिए गए, लैबोरेटरी वालों ने फिर अपना एक्सरे होगा या बाकी दूसरे रिपोर्ट्स होंगे, ब्लड्स, ये सारे उसके रिपोर्ट दी, उसके अलग फाइलें उन्होंने दी, तो लैब की फाइलें अलग बनी। तो ये सारी फाइलें संभालना मेरे लिए तो मुश्किल होगा, बट आज की तारीख में एक्चुअली ये जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे बन चुके हैं। हमारे यहाँ भी कुछ डॉक्टर सब इसको यूज कर रहे हैं। वो जाते ही आपका पेशेंट रिकॉर्ड एक फाइल बना लेते हैं, उसमें वो जानकारी डाल देते हैं, फिर दूसरे इसमें जाने के बाद भी वो क्या होता है, वो वहां उसको डाल देते हैं वो सॉफ्टवेयर में, तुरंत आपका हिस्ट्री उस तरफ ओपन हो जाता है। उसमें क्या आपका चेकअप्स वगैरह उसका इंफॉर्मेशन डालना है वो डाल देगा। सो एट अ टाइम इट स्प्रेड टुवर्ड्स यूजर, जो भी डॉक्टर्स होंगे हमारे अलग अलग, उनको वो इजीली यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं अगर 5 साल के बाद भी उस डॉक्टर के पास जाऊंगा, तब भी उसके पास मेरा डाटा, मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, जो मेरा पेशेंट हिस्ट्री बोलते हैं उसको। सो उसको देखते हुए वो मेरे ऊपर अच्छे से इलाज कर सकता है। सो द ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट। So this is what the traditional paper record versus electronic health record. And nowadays कुछ आरोग्य सेतु वगैरह जैसे ऐप आए, so millions of peoples का डाटा वहां पर अवेलेबल है। अभी यहाँ 2-3 बातें जैसे कहते हैं ना कि इसका गलत यूज हो सकता है वगैरह वगैरह, बट जिन्होंने इस सिस्टम को तैयार किया वो तो पर्पज जो है वो बेस्ट करने के लिए है ना। तो यूज ऑफ इट आपका मेंटेलिटी तय करता है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। सो बट जैसे कहा इसके फायदे उतने ही हैं, गलती कहाँ पर है तो वो हमको चेक करना है। जैसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, सो उसको हम अगर ठीक से समझेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कोई मैसेज आता है तो तुरंत उस पर ऊपर टच करेंगे तो आपके पैसे अकाउंट से चले जा सकते हैं। तो ये हमको समझना है यूज कैसे करना है। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 बातें आपको देखनी है। ऑथेंटिसिटी, किसने निर्माण किया, तो ऑथेंटिसिटी तो आपको मिलेगा, जैसे हम कहते हैं ना कि लिंक आ गया है आपको, बराबर आपके मोबाइल में आ गया है, ऑथेंटिसिटी है, किसी ने तो निर्माण किया है। बट रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी तब होती है जब आपका उस पर विश्वास हो। ऑथेंटिकली पता है कि ये इसने बनाया होगा, बराबर कि मुझे पता है कि ये मेरे सामने वाले ने ही दिया है, मगर उस बॉक्स को मैं तब खोलूंगा जब मुझे रिलायबल लगेगा। सो लाइक दैट, कोई ईमेल आपके पास आता है, कोई डाटा आपके पास आता है, या आपका डाटा आप किसी को देना चाहते हैं, तो उस समय में आपको ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों को चेक करना होगा। ये बात समझ लीजिए। देन रिकॉर्ड स्टोरेज डिसीजंस, पहले तो हम सीडी और डीवीडी का यूज करते थे। क्या होता था, कुछ साल बाद हम उसको नहीं निकालते थे तो पुराने हमारे डॉक्यूमेंट्स की तरह ही हो जाता था, सीडी और डीवीडी चिपक जाते थे। सो लाइक दैट हमारे पास जो भी हम ले रहे हैं बस उसको हमारे कंप्यूटर में डाल रहे, लैपटॉप में डाल रहे, या हमारा जो हार्ड डिस्क है उसमें डाल रहे। क्या होगा, कुछ दिनों के बाद स्टोरेज फुल हो जाएगा, फिर आपको उतना ही परचेस करना पड़ेगा ना।
और फिर डाटा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सो रिकॉर्ड स्टोरेज डिसीजन जो है वो प्रॉपरली करना होगा कि आपको क्या स्टोरेज करना है, कितना करना है और कैसे करना है, और उसका कुछ अगर नाम वगैरह देने हैं, कुछ उसके प्रॉपर फोल्डर्स वगैरह बनाने हैं, तो ये सारी बात आपको ध्यान देनी। उसके साथ साथ उसका बैकअप भी रखना है। क्या होता है, सर्वर में हम बोलते हैं कि हमारे सर्वर में डाटा अवेलेबल है, मगर उसी समय में मिरर सर्वर बोलते हैं, शायद आपको पता होगा, मिरर इमेज सर्वर वगैरह ऐसा बोलते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो डिलीट हो सकता है, हैंग हो सकता है, कोई वायरस का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी उसको रखता हूँ। ओके, बट एट द सेम टाइम और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मेरे पास मेरे और कहीं ऑफिस में या घर पे रखा होगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क मैं लेकर जा रहा हूँ हो सकता है वो गिर सकती है हाथ से, हो सकता है कि अगर गिर गया तो उसके ऊपर से कोई व्हीकल जा सकता है, टूट क्रैश हो सकती है। सो फॉर टू अवॉइड सच एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स यू नीड टू हैव योर ओन क्लियर पॉलिसी अबाउट द रिकॉर्ड स्टोरेज डिसीजंस। ओके, देन अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, सो बॉर्न डिजिटल की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, वो इतने स्पीड अपली हमारे पास अभी आ रहा है, जैसे हम कह रहे हैं ना यूट्यूब या सारा ये जो रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है, तो उसको रखने के लिए भी आपको समझना है, क्योंकि ईमेल में देखते हैं एक बार, इफ आई गेट थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स, आजकल तो सोशल में है, फिर प्रमोशन में है, और कई सारी अलग अलग बातें हैं जिसके ईमेल भी हमारे आते हैं, फिर स्पैम फोल्डर में आते हैं। वो अगर वैसा का वैसा रखा जाए तो क्या होगा, उसका जो लिमिट होता है आपका, अगर जीमेल है तो 25 जीबी वगैरह उसका जो भी लिमिट होगा, उससे अगर बाहर चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपको फिर काम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि हमें क्या क्रिएटिव और रिसीव, क्रिएट और रिसीव, यूज एंड फाइल, ट्रांसफर एंड स्टोर, यूज एंड फाइल, यूज करने के बाद रखना है या डिलीट कर देना है उसी समय तय कीजिए। ट्रांसफर एंड स्टोर, स्टोर करना है, किसी को ट्रांसफर करना है, अगर मेरे यूज का नहीं है मगर दूसरे किसी का यूज का है, तो लेट अस ट्रांसफर इट। व्हाई शुड आई नीड टू स्टोर इट इन माय कंप्यूटर? तो जिसको आवश्यकता है उसको भेज दूंगा, खत्म। अगर आवश्यकता फिर कभी पड़ी आपको, उसे आप मांग भी सकते हैं। डिस्पोज और प्रिजर्व, और क्या करना है आप उसको तय करना है दो तरह से, या तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना होगा या तो आपको उसको प्रिजर्व करना होगा। So major steps in archives digital preservation procedures are virus and spyware check, making one master copy, making two validated identical copies of the master copy. So you can use these tools, disclone वगैरह। So ये अगर आपने कभी बल्क डाटा अगर बनाया होगा तो या स्टोरेज किया होगा तो अब आपको ये शायद पता होगा। तो जैसे मैंने कहा, अभी कुछ एग्जांपल मैंने दिए कि जो मेरे मोबाइल में है उसको मैं मेरे लैपटॉप में डाल रहा हूँ, मगर क्या क्यों डाल रहा हूँ, मेरे मोबाइल में भी मैं वो फाइलें रखता हूँ, थोड़ी सी फाइलें रखता हूँ, लैपटॉप में भी रखता हूँ, फिर हार्ड डिस्क में भी रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिलीट हो सकता है, ये कुछ प्रॉब्लम वायरस हो सकता है, इसके लिए वो रखते हैं। इसके साथ साथ आप जब दूसरों को एक्सेस देते हैं, accession the identical copies into two different geographic locations, ये HP कंटेंट मैनेजर उसके लिए यूज करते हैं। व्हाई शुड? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक सर्वर पर कोई वायरस अटैक हो सकता है, कोई हैकर उसको हैक कर सकता है, आप दूसरी तरफ से वही काम उसी समय में शुरू कर सकते हैं। सो रिकॉर्डिंग रिक्वायर्ड डिजिटल प्रिजर्वेशन मेटाडाटा। तो हियर उसके लिए क्या यूज करना है वो मैंने बताया है, बट ज्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाता हूँ। पीरियडिकली वैलिडेट दीज कॉपीज, सो उसके लिए हैश डिप वगैरह आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस हैश डिप? इज अ प्रोग्राम फॉर this recursively computing hashes with multiple algorithms simultaneously. It can also perform matching operations but in a more powerful way. कई बार ऐसा होता है कि वही डाटा कई बार हमारे इसमें हम कॉपी करते जाते हैं या कोई वायरस प्रॉब्लम्स की वजह से वो हो सकता है, तब हमको आइडेंटिफाई करना है। हमारे यहाँ मोबाइल में कभी देखते हैं ना आप कि जब सेम नाम से अगर कोई हम नंबर सेव कर रहे हैं तो वो दिखा देता है। सो लाइक दैट, या फिर आइडेंटिकल वही एक ही नंबर दो अलग नामों से सेव है तब भी दिखाई देता है। सो फॉर टू यूज सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन यूज सच टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ उसका फंक्शनल एरियाज और उसके लेवल्स दिए हैं। नो योर कंटेंट, दिस इज द फर्स्ट लेवल। लेवल 2 प्रोटेक्ट योर कंटेंट, लेवल 3 मॉनिटर योर कंटेंट, and level 4 sustain your content. Why sustain? For to provide the best services, for to use it the best way. Okay, storage, integrity, control and metadata content. Okay, so then apply records management best practices across the complete content life cycle. जैसे जैसे आप काम करते चलेंगे वैसे आपको पता चलेगा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होना चाहिए,
आपको ये समझना होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको जो भी प्राप्त होता है उसके लिए आपका टीम जो है वो ठीक से काम करना होगा और लास्ट में तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो अप्रूव करेगा। बट टिल देन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रियली एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मैच्योरिटी अगर आपके पास है तो हो सकता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर आपको डिलीट करने के लिए बता दे, बट आपको लगता है कि बाद में यूजफुल हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द लायबिलिटी। सो पर्सन कितना एलिजिबल है उसके ऊपर डिपेंड है। सो आप उसको अलग तरह से सेव कर सकते हैं, ये आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। तो इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी कई सारे इश्यूज उसमें आ सकते हैं। सो हमको यहाँ पर ये समझना है दिस ये सामने कुछ ऐसे डाटाबेस और इसके बारे में दिखाया है। सो टुडेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट चैलेंजेस व्हाट दे आर। सो इनसफिशिएंट पेपर बेस्ड प्रोसेस। अभी आजकल क्या हो रहा है, पेपरलेस कहते कहते लोग क्या कर रहे हैं और ज्यादा पेपर बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें जाकर के देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ ये समझ में आएगा। और दूसरी तरफ उसको डिजिटल भी चाहते हैं, तो ये भी बड़ी यानी सोचने लायक बात है। सो पेपर बेस्ड प्रोसेस, अब ये इनएफिशिएंट। सो ठीक से कोई पता ही नहीं चला कि हम क्या करना है, पेपर वर्क कर। जैसे हमारा कहीं टूर पर जाकर आते हैं तो बिल सबमिट करना है। बिल सबमिट करना है माने तो क्या, आपको आज भी जो है उसका वाउचर देना है, आपको जो कैंटीन का फूड का जो बिल होगा या लॉजेस का जो बिल होगा वो देना है। व्हाई शुड वी नीड सच थिंग्स? अगर आपके पास में अगर आपने 10,000 रुपए उसके लिए एक अकाउंट अगर रखा है तो उस अकाउंट से वो क्या खर्च कर रहा है वो आपको पता चलेगा। उसके लिए वहां का जो भी डिटेल चाहिए वो आप ले सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। सच सिस्टम्स आर देयर नाउअडेज, सच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर देयर। मगर ये बातें हम ठीक से समझे नहीं है, उसको हम implement नहीं कर रहे। So content fragmented across applications and systems, increase the regulation requiring auditable content lifecycle records, content not retained for legally required durations, data volume growing exponentially and this exponentially, large and complex system landscapes. So जितना ज्यादा वर्क आप करेंगे, जितना ज्यादा डाटा आप स्टोरेज करते चलेंगे और डाटा स्टोरेज के साथ साथ डाटा प्रोसेसिंग जब आप करेंगे, डाटा माइनिंग जब आप करेंगे और जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे डिजिटल की दुनिया में, तब आपको ये सारे बातें जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। तो ये डिजिटल आर्काइव्स का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यहाँ पर है। तो इतनी सारी अलग अलग बातें उसमें हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। देन बिफोर डूइंग दिस एनीथिंग टेक केयर अबाउट कॉपीराइट इश्यूज, बीच में हमने ये बताया था। तो डिजिटल की दुनिया में एक सबसे बड़ा डर है, याद रखिए। अगर किसी चीज को, मैं बाकी सारी बातों को छोड़ देता हूँ, इफ यू आर डिजिटाइज डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अगर डिजिटाइज किया है मगर उसको डिजिटाइजेशन करने के बाद ओरिजिनल पेपर आपके पास नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया लेट अस सपोज, और जो डिजिटाइज आपने किया है वो कॉपी आपसे पहले दूसरे किसी को मिल गई, इफ एनीवन गेट दैट योर डिजिटाइज्ड कॉपी, और अगर वो उसने वेबसाइट में अपलोड कर दी कि उसकी है ये बताने, ये लिखते हुए, व्हाट विल हैपन? सो आपको बाद में उसके लिए जो है कोर्ट के चक्कर आपको ये करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे पहले उसने उसको जो है वो सर्वर पर या वेबसाइट्स पर डाल दिया है और उसके कुछ और प्रूफ जो है वो रख सकता है और आपके पास का जो भी आपका एविडेंस होगा वो उसको नष्ट कर सकता है। सो ऐसे कोई डर है, ये मैंने कुछ आगे का बता दिया, पहले का बताता हूँ क्योंकि मैंने न्यू जनरेशन की बात पहले की। ओल्ड लिस्ट में देखते हैं किसी भी तरह का लिखा हुआ, किसी भी तरह का म्यूजिक, किसी भी तरह का वीडियो, ये सारी जो बातें हैं ये इस एक्ट के अंदर आती है। और अगर आपने ये सारे वर्क, ये सामने जो लिखा है इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी आया है, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अगर आपने कॉपीराइट इश्यू अगर भंग किया तो आपको मिनिमम जो है 50,000 रुपीज और 6 महीने की जेल हो सकती है। 2 बार अगर वही क्राइम किया तो 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। डिजिटल की दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपीराइट का इश्यू होने का डर है। सो आपको क्या रखना है सर्वर में, क्या नहीं रखना है, ये पहले तय कीजिए। कितना कैपेसिटी में रखना है या कितना साइज में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फोटोग्राफ जो है जस्ट 10 केबी में रखे जाते हैं, 20 केबी में रखे जाते हैं, 30 केबी में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उसको डाउनलोड करके जो है फिर उसको अपने यहाँ से वो जिस तरह से चाहता है वो यूज ना कर सके,
इसलिए ये सिस्टम्स वो लोग बना लेते हैं। सो डिसाइड दैट फर्स्ट, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं डिजिटल में, क्या डिजिटाइज करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। वहां से आपको ये सारी बातें शुरुआत करनी है, ताकि आगे जाकर के आप किसी भी कॉपीराइट केस में फंस न जाएं। सो डिजिटल नेटवर्किंग की एक किताब मैंने लिखी थी, उस समय मैंने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, और ये आपको इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इफ यू वांट टू स्टडी देन यू कैन यूज इट, एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हियर जस्ट सी वन इमेज, इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था आर्काइव्स डे 9th जून, एंड दिस इज द इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक 7th जून टू 13th। तो ये अगर आप चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सो उन्होंने इसमें 10th नंबर जो है ना कनेक्ट के इसमें, तो यहाँ उन्होंने दिया है नेटवर्क्स, और यहाँ आगे लिखा है डिजिटल आर्काइविंग। और उस सेशन में मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी मिली, और इसमें 5 से ज्यादा देशों से लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो उनकी तरफ से जो एक्सपर्ट्स है, उनकी तरफ से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो उसमें से कुछ अंश मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। If there are any questions, then most welcome. Yes, Kunal Rasul sir, DSLR 1000 pictures. Yes, thank you. ये आपने बता दिया क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको यूज किए हैं। Nowadays बुक आई की जो मैंने बात की, उसका कैपेसिटी 1500 है, 1500 आप कर सकते हैं। ओके, जगदीश वैक्रिया जी ने 80 पेज की बात की है, मगर कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड है। आपने वो डिवाइस अगर लिखते तो हो सकता था। यस, 2 पीपल की आपने बात की। ओके, सो थैंक यू। मगर इसको अगर आप ज्यादा स्पीड अप के अगर काम करना चाहते हैं तो अभी जैसे मैंने कहा अलग अलग और मशीन्स आए हैं, बुकाई 5 आया है। और दूसरी बात है साइज के हिसाब से, कई बार ये डर होता है A4 साइज, A3 साइज, A2, A1, तो उसको हम डिजिटाइज कैसे करें। तो जितना स्टैंड का हाइट बड़ा होगा और उसका कैपेसिटी जितना, वो जो आप जो मशीन यूज, कैमरा या जो भी आपका आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी जितना अच्छा होगा, उतने लार्ज साइज का फाइल आप उसको स्कैन कर सकते हैं। और कई बार उसकी आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को जो है वो आगे करते जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका फोटो लेता है, और वहां इमेज में जब जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिकली वो लाइन के साथ ही उसको मैच करके बराबर लगा देता है। सो दिस इज द ऑटोमेशन। सो डिजिटाइजेशन में ये भी एक अभी हो चुका है। इसके पहले हम लोग ड्रम स्कैनर्स यूज करते थे। So thank you. If there are any questions, most welcome. I think Dr. Sharma and Yes, शर्मा जी कुछ पूछना है? I think she is disconnected. Okay. Anyone else? किसी को और कुछ पूछना है? मैंने ये नोट्स पहले इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इसके बारे में जो फाइलें हैं, PDF फाइलें, पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं दूसरी दुनिया में चला जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर समझ में नहीं आता, इसलिए बंद करके रख देते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको हम समझें, फिर मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, PDF फाइल्स, कुछ किताबें शेयर करूंगा, उसको पढ़िए ताकि अच्छे से हम समझ। Okay, so if there are no any questions, then we'll stop here. Okay. There is no question. Thank you, sir. Thank you for this informative session. Thank you. Thanks. And we look forward to meet you tomorrow.